मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको पढ़ा रहे थे हार्ट, और हार्ट के बाद हमने आपको पढ़ाया था रक्तदाब। हमने आपको पढ़ाया था रक्तदाब हम लोग शरीर का किस प्रकार से मापते हैं, और उस यंत्र का नाम क्या था, क्या बताया था नाम, स्फिग्मोमैनोमीटर, जिसके द्वारा हम रक्तदाब को अपने शरीर के प्रेशर को नाप लेते हैं कि हमारे शरीर में रक्त का दाब लो है या हाई है। तो आज उसी के आगे हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है हृदय वाहिकाएँ। हृदय वाहिकाएँ यानी कि ब्लड वेसल्स, ये कैसे हमारे वाहिकाएँ शरीर में चलती हैं रक्त की, तो आज इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, हृदय वाहिकाएँ। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि मनुष्य व सभी कशेरुकाओं में, मनुष्य व सभी कशेरुकियाओं में, मनुष्य व सभी कशेरुकियों में रुधिर जिन वाहिकाओं में बहता है, मनुष्य व सभी कशेरुकियों में रुधिर जिन वाहिकाओं में बहता है उन्हें रुधिर वाहिकाएँ कहते हैं। उन्हें रुधिर वाहिकाएँ कहते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। देखिए, मनुष्य हो या चाहे कशेरुकाएँ हो, तो सब में रुधिर होता है कि नहीं होता है। आप एक छोटे से कीड़े को मारिए या चूहे को मारिए, तो आप उसमें देखेंगे उसका भी रक्त निकलता है। एक चींटे को मारते हैं, उसमें निकलता है, चींटे नहीं निकलता है, क्या निकलता है, चींटी को मारते हैं। तो उसमें आपने देखा कि मतलब चाहे कोई कशेरुक हो, जानवर हो, सब में क्या है, रक्त बहता रहता है। क्योंकि वो बहता कैसे, ऐसे नहीं कि पानी भरा हुआ बह रहा है, यानी कि रक्त तंत्रिकाओं में बह रहा है, जिसका जहाँ पे आने जाने का मार्ग बना हुआ है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि निम्नलिखित प्रकार के, तो सबसे पहला प्रकार है हमारा धमनियाँ। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे धमनियाँ। धमनियाँ हेडिंग डालिए, धमनियाँ। धमनियाँ क्या कार्य करती हैं, यानी कि जब रक्त फिल्टर हो जाता है किससे, हृदय से, तो ये पूरे शरीर में ले जाने का कार्य करती हैं धमनियाँ। यानी कि रक्त से फिल्टर हुआ और ये पूरे शरीर में शुद्ध रुधिर पूरे शरीर में ले जाने का कार्य करती है। तो ये आप लिख लेंगे, ये रुधिर को हृदय से, ये रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती हैं। ये रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती हैं। ये रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती हैं। नंबर 2 लिखेंगे शिराएँ। नंबर 2 है शिराएँ। शिराएँ नंबर 2 शिराएँ, जिन्हें हम वेन्स कहते हैं, ये क्या कार्य करती हैं। अब देखिए, ये मान लीजिए आपका क्या है, हृदय है, और यहाँ से तंत्रिकाओं का जाल फैला हुआ है। यहाँ मैंने आपको बताया था इस तरीके से, तो ये इधर से रुधिर इस पे आ रहा है और इस पे भर के और फिर इस पे जा रही है, जो ले जाने का कार्य कर रही है, इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, ले जाने का कार्य कर रही है। तो ये क्या होगी, धमनियाँ। और जो लाभ कौन रहा है, इन्हें हम क्या कर रहे हैं, अब ये अशुद्ध हो गया, जब अशुद्ध हो गया तो अशुद्ध हो गया, हमारे शरीर फिर आया हमारे हृदय में, तो ये कार्य कौन कर रहा है, ये कर रही शिराएँ, जो हमने आपको बताया शिराएँ। तो इसमें लिखें, ये विभिन्न अंगों से रुधिर वापस हृदय में लाती हैं। ये विभिन्न अंगों से रुधिर, ये विभिन्न अंगों से रुधिर वापस हृदय में लाती हैं। ये विभिन्न अंगों से रुधिर वापस हृदय में लाती हैं। तीसरी हेडिंग डालेंगे केशिकाएँ। केशिकाएँ हेडिंग डालेंगे केशिकाएँ। तो आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से हमारे शरीर में रुधिर पहुंचता है, फिर वह खाली हो जाता है। यानी कि हमने आपको उस दिन बताया था कि जिसे क्या कहते हैं हम, संकुचन कहते हैं। जब संकुचन की क्रिया होती है तो क्या करता है, सिकुड़ जाता है, फिर अपनी अवस्था में आ जाता है, फिर फूल जाता है। जब सिकुड़ता है तभी क्या करता है, रक्त को खींच लेता है। तो केशिकाएँ में लिखेंगे, धमनियों अंगों में पहुंचकर, धमनियों अंगों में पहुंचकर
धमनिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। धमनियों अंगों में पहुंचकर धमनिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। बाद में ये शाखा प्रतिशाखा बनाते हुए शाखा प्रतिशाखा बनाते हुए अत्यंत पतली भित्ति वाली महीन शाखाओं का जाल बना लेती है। अत्यंत पतली भित्ति वाली महीन शाखाओं का जाल बना लेती है। इन्हीं शाखाओं को क्या कहते हैं? केशिकाएं कहते हैं। इन्हीं शाखाओं को केशिकाएं कहते हैं। इन्हीं शाखाओं को केशिकाएं कहते हैं। अगली लाइन से लिखेंगे इसी में, बाद में ये एकत्र होकर आपस में जुड़ जाती हैं। बाद में ये एकत्र होकर आपस में जुड़ जाती हैं। बाद में एकत्र होकर आपस में जुड़ जाती हैं और सिलिकाओं में बदल जाती हैं। किसमें बदल जाती हैं? सिलिकाओं में। और सिलिकाओं में बदल जाती हैं, जो शिराओं का निर्माण करती हैं। जो शिराओं का निर्माण करती हैं। जो शिराओं का निर्माण करती हैं। तो आपकी ये जो हेडिंग थी आपकी हो गई। अब अगली हेडिंग है जिसका नाम है धमनी तथा शिरा में अंतर। वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग भी है। ये डिफरेंस आ भी जाता है एग्जाम में। नाम है धमनी तथा शिरा में अंतर। धमनी तथा शिराओं में अंतर। आपको समझ में आया कि धमनी क्या कार्य करती है? रक्त को हृदय से ले जाती है और शिरा हृदय में ले आती है। ठीक है, से और में का अंतर है। तो डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख लें डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। तो एक तरफ धमनी लिखेंगे, दूसरी तरफ शिरा लिखेंगे। एक तरफ धमनी लिखे और दूसरी तरफ शिरा लिखेंगे। जब हमने हार्ट को बनवाया था डायग्राम, उसमें हमने धमनी और शिरा बताया था आपको। तो एक तरफ धमनी और दूसरी तरफ शिरा लिखें। पहला लिखें नंबर 1, धमनी में नंबर फर्स्ट लिखेंगे। इनमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। इसमें लिखेंगे नंबर फर्स्ट, इनमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। इनमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। नंबर दूसरा लिखेंगे शिरा में। शिरा में लिखेंगे इनमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है। इनमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है। तो इसमें अब पहले ही आपको पता चल गया था ये चीज। तो दूसरा पॉइंट लिखे, सेकंड पॉइंट पे आ जाएंगे। फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड लिखेंगे हृदय की धड़कनों के कारण इसमें हृदय की धड़कनों के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ बहता है। रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ बहता है।
अब इस पे लिखेंगे, सिरा में लिखेंगे सेकंड पॉइंट, सिराओं में रुधिर के बहाव की गति, सिराओं में रुधिर के बहाव की गति धीमी व एक सी रहती है। सिराओं में रुधिर के बहाव की गति धीमी व एक सी रहती है, धीमी व एक सी रहती है। हो गया कंप्लीट। यानी कि उसमें रुक रुक कर बहता है और तेजी से बहता है, और इसमें धीमे धीमे बहता है तथा गति कैसी होती है, एक समान, न ज्यादा तेज और न ज्यादा धीमी। नंबर 3 में लिखेंगे, इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं। इनकी दीवारें, दीवारों का मतलब जो नली गई हुई है, तो कैसी है, मोटी तथा लचीली, यानी कि मुड़ जाए। इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं। इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी व लचीली होती हैं। तो इसका डिफरेंस इसमें हो जाएगा कि इनकी दीवारें पतली व कम लचीली होती हैं। इनकी दीवारें पतली व कम लचीली होती हैं। इनकी दीवारें पतली व कम लचीली होती हैं। नंबर 4 पॉइंट लिखेंगे, इनकी गुहा सक्रिय होती है। गुहा का मतलब क्या है, ये अंदर का भाग है ना, सक्रिय यानी कि सक्रिय सी है। इनकी गुहा सक्रिय होती है। इनकी गुहा सक्रिय होती है। और इसमें सिरा में लिखेंगे, इनकी गुहा चौड़ी होती है। इनकी गुहा चौड़ी होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये खाली होने पर भी नहीं पिचकती। अब देखिए, मान लीजिए कोई चीज है, जैसे पाइप है, अब ये खाली पड़ा हुआ है, तो आपस में क्या हुआ, ऐसे जाके ये है, एक ऐसे चिपक गया। लेकिन ये क्या है, धमनी की क्वालिटी है कि अगर खाली होगी, इसमें रक्त नहीं है, तो ये आपस में तरीके से चिपकेगी नहीं। तो लिख लीजिए, ये खाली होने पर नहीं चिपकती। ये खाली होने पर नहीं चिपकती, यानी कि आपस में नहीं चिपकती। और इसी का उल्टा, ये खाली होने पर चिपक जाती है, ऊपर वाली होगी। ये खाली होने पर चिपक जाती है। तभी आपने कभी सुना है कि नस चिपक गई, सुना है? अरे सुना होगा कि अंदर डॉक्टर ने कहा ये अंदर तुम्हारी नस चिपकी है, ये कार्य नहीं कर रहा। उसने कहा हाथ नहीं कार्य कर रहा, ये हाथ में दर्द रहता है। तो डॉक्टर को दिखाया न्यूरोलॉजिस्ट को, तो उसने कहा अंदर जो एक नस है वो चिपक गई है। तो यानी कि उसमें जब रक्त संचालन, जैसे हम मान लीजिए रात में ऐसे सो रहे हैं, तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे हाथ में दर्द होने लगता है, या हमने 4 तकिया लगा ली और हम सो गए तो हमारी गर्दन में दर्द होने लगता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी तंत्रिकाएं गई हैं और पतली हैं, तो आपस में चिपक गई। और जब यहाँ पे हमने किसी चीज को मान लिया, यहाँ पे बंद कर दें, तो जब यहाँ रक्त जाएगा ही नहीं, तो ये क्या होगी, आपस में चिपक जाएंगे। और फिर आपने प्रेशर दिया और वो नहीं खुली, तो जब नहीं खुली तो प्रेशर जा रहा है, तो वहां पर दर्द उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। अगला पॉइंट लिखेंगे, इनका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है। इनका धमनी का, इनका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है। इनका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है। और ये कैसी होती हैं, अपने आप में कभी देखी है आपने? माथे पे दिखाई देती है, यहाँ किसी के ऐसे से दिखाई देती है, लहर सी देखी, किसी के गाल में दिखाई देती है, किसी के यहाँ दिखाई देती है, किसी की यहाँ दिखाई देती है। कैसी दिखती? नीली नीली दिखती है, बैगनी। हाँ, तो वही है। तो क्या लिखे, ये गहरे लाल या नीले बैगनी रंग की होती है। ये गहरे लाल या नीले बैगनी रंग की होती हैं। ये गहरे लाल या नीले बैगनी रंग की होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये प्रायः त्वचा से दूर गहराई में स्थित होती हैं। ये प्रायः त्वचा से दूर, अब देखो ये नहीं आपको बाहर दिखाई दे रही, ये मान लीजिए आपकी स्किन
क्या लिखा, ये प्रायः त्वचा से दूर गहराई में स्थित होती है। कौन सी, ये वाली, तभी तो ये दिखती नहीं है मोटी मोटी। ये प्रायः त्वचा से दूर गहराई में स्थित होती है। जब ये दूर स्थित है तो ये कहाँ स्थित होगी, सिरा पास में, और तभी तो हमें दिखाई देती है। तो लिख लीजिए इसमें पॉइंट, ये प्रायः त्वचा के समीप स्थित होती है। ये प्रायः त्वचा के समीप स्थित होती है। जैसे ये मान लीजिए फेस बना हुआ है, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे मस्तिष्क के पास कभी कभी दिखाई देती है, दिखती है ही है, नीली नीली, वही है, क्या है वो, सिराएं। धमनी देखी है, नहीं, किसी जानवर की देखी, मरा पड़ा होता सड़क रख पे, तो आपको दिखाई देगी मोटी मोटी नलकाएं, नलकाएं सी, है ना, नलकाएं मोटी हड्डी जैसी होगी, लेकिन वो हड्डी नहीं होगी, हड्डी जैसी ही दिखाई दे रही होगी, लंबी लंबी, लेकिन वो जैसे टांग, मुर्गे की टांग देखी, लेग पीस, वैसी ही होती है, लेग पीस जैसी। खाती तो नहीं हो, खाती होगी तो तमाम बार बार सब उसमें, हाँ क्या है। तो ये आपका पॉइंट हो गया। अगला और लास्ट पॉइंट लिखेंगे, पल्मोनरी धमनी को छोड़कर से सभी धमनियों में, पल्मोनरी धमनी को छोड़कर, पल्मोनरी धमनी को छोड़कर से सभी धमनियों में, शेष सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर होता है। शेष सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर होता है। शेष सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पल्मोनरी शिरा को छोड़कर, अब देखो ये धमनी है, धमनी को छोड़ दिया, ये शिरा है, शिरा को छोड़ दिया, तो लिखे पल्मोनरी शिरा को छोड़कर, पल्मोनरी शिरा को छोड़कर शेष सभी शिराओं में, शेष सभी शिराओं में कैसा रुधिर होगा, उसमें शुद्ध है तो इसमें क्या होगा, अशुद्ध। लिख लीजिए, पल्मोनरी शिराओं को छोड़कर शेष सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर होता है। शेष सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर होता है। तो ये आपका डिफरेंस हो गया, कौन सा, आर्टरी एंड वेन्स, यानी कि धमनी तथा शिरा में अंतर। तो ये आपको धमनी और शिरा में अंतर समझ में आ गया, कोई डाउट, क्लियर हो गया। तो ये आपका आज का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ जो अगला टॉपिक है उसका नाम है नाड़ी। नाड़ी आप सभी जानते हैं कि जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो सबसे पहले क्या पकड़ता है वो, हाथ, कलाई या नाड़ी, क्या पकड़ता, तो हाथ पकड़ता है, इसलिए नहीं कि आपका हाथ अंदर है, इसलिए नहीं कि वो देख रहा है मोटी हो कि नहीं, इसलिए कि भाई आपकी यहाँ से क्या जानना चाहता है, पल्स, कि आपकी धड़कनें कितनी गति से चल रही हैं, तेज चल रही, आपके यहाँ हाथ रख के नहीं देखेगा कि हृदय कैसे चल रहा है, वो नाड़ी से ही पता चल जाता है। आप लोग अपने हाथ पे देखेंगे तो ऐसे टिक 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 अगर चल रही है तेजी से तो आपका बीपी बढ़ रहा होगा, और धीमी चल रही है तो अंदर घट रहा है, अगर नॉर्मल चल रही है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इससे ये चीजें पता चल जाती है। इसीलिए तो जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसका नाम होगा नाड़ी, जिसे हम कहते हैं पल्स, ठीक है। पल्स कहते हैं, पल्स नहीं चल रही। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है और डाउट रहता है, फिर भी डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर क्या देखता है, नाड़ी, कि देखे चल रही कि नहीं। तो कल हम यही टॉपिक पे पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपने ये नोट कर लिया होगा सभी को, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सभी को समझ में आ गया नहीं है, ठीक है, सभी को समझ में आ गया, ठीक है। क्या चाहिए, बुक नहीं है इधर, कौन सी, हो जाता